नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है रोबोट एकेडमी में। और आज मैं आपको एल टी ग्रेड का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग अवधारणाओं से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा और समझाने का कोशिश करूंगा। जो भी टॉपिक है उसको डिटेल से कोशिश रहेगा कि जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो भी बिंदु हैं उन पर चर्चा करें। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम चर्चा करने का कोशिश करें दोस्तों। जैसे आप लोगों ने देख रहे हैं, लेखांकन की अवधारणाएं, अकाउंटिंग कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बेस पर हम जो है अकाउंटिंग प्रक्रिया का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो उन सिद्धांतों के बेस पर ही अकाउंटिंग कार्य संचालित किया जाता है। तो उन अकाउंटिंग सिद्धांतों को एक एक करके हम समझने की ज़रूरत होती है। अगर यदि हम अकाउंटिंग सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आदि जैसे सही लायबिलिटीज एंड एसेट्स की जानकारी नहीं हो पाएगी और सही इन्वेस्टर को हम जानकारी अपने व्यवसाय के बारे में नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानकारी यदि व्यवसाय की सारी कंसेप्चुअल और सिद्धांतों पर यदि फॉलो करता है व्यवसाय, तो उसमें व्यवसाय की स्थिति के बारे में हमें जानकारी होती है। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पहले नंबर पे है दोस्तों पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं दोस्तों। इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं दोस्तों। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में क्या होता है कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। कौन कौन? व्यापार और व्यापारी। जो व्यापार होता है वो अलग होता है और व्यापारी जो होता है उसमें वो अलग होता है। तो दोनों का जो है अलग अलग माना जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर देखें तो दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापार के स्वामी को ऋणदाता माना जाता है। व्यापार का जो स्वामी होता है उसको एक ऋणदाता माना जाता है। उसको एक लेनदार, ऋणदाता या लेनदार के रूप में उसको हम देखते हैं। क्योंकि जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पूंजी हो सकती है या कोई एसेट्स हो सकती है या संपत्ति हो सकती है। जो भी हम चीज़ें उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो सारी क्या होती हैं? उसकी पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो जो व्यवसाय और व्यापारी दोनों का अलग अलग डिफरेंस होता है। अगर व्यापारी कुछ भी चीज़ें अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है तो वो सारी चीज़ें उसके लिए क्या होती हैं? खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। उनको हम पर्सनल एक्सपेंसेस मान करके उसको हम ड्राइंग अकाउंट ओपन करते हैं और ड्राइंग अकाउंट ओपन करके हम उसको दिखाते हैं, खोलते हैं। तो ये चीज़ें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। ये कौन कहता है? पृथक अस्तित्व की अवधारणा हमको कहती है। आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि व्यापार और व्यापारी, व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापार के स्वामी को ऋणदाता क्या माना जाता है दोस्तों? ऋणदाता, लेनदार माना जाता है। क्योंकि इसको बैलेंस शीट में हम कहाँ दर्शाते हैं? बैलेंस शीट में इसको हम लायबिलिटी साइड में दर्शाते हैं। ड्राइंग अकाउंट के रूप में इसको हम मानते हैं। अगर कि एक पर्सनल एक्सपेंसेस करता है तो पूंजी खाता और आहरण खाता, क्या दोस्तों? पूंजी खाता जो बनता है और आहरण खाता जो बनता है वो इसी अवधारणा कंसेप्ट के आधार पर हम इसको निर्माण करते हैं। इसी अवधारणा के अनुसार खोले जाते हैं। और व्यापारी के व्यक्तिगत खर्चों को क्या माना जाता है? व्यापारी के जो व्यक्तिगत खर्चे होते हैं वो आहरण माने जाते हैं। यदि व्यापारी व्यक्तिगत अपने बच्चों की फीस पेमेंट करता है या अपनी पर्सनल बिल्डिंग का रेंट पेमेंट करता है या व्यवसाय का जो भी चीज़ें उससे व्यवसाय के पर्पज से नहीं करता है, इंडिविजुअल पर्पज से एक्सपेंसेस करता है, तो वो सारे एक्सपेंसेस हम उनको क्या मानते हैं? पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार उसको ड्राइंग मानते हैं, आहरण मानते हैं। तो ये कंसेप्ट ये कहते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरी कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर दूसरा है, आप देख सकते हैं मुद्रा मापन की अवधारणा, मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों। मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहती है कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे जो हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में या लेजर में, वो सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे जो मुद्रा के रूप में हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं?
ऐसे ही ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सपोज दैट केवल उन्हीं लेन देनों या घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाएगा जिससे हमें मुद्रा में मूल्यांकन कर सके। जैसे कि सपोज दैट प्रबंधकीय विश्वसनीयता या कर्मचारियों की कार्यकुशलता। यदि हम सपोज दैट प्रबंधकीय कार्यकुशलता, अगर प्रबंधक कितना भी अच्छा कार्यकुशलता अपने कार्य में निपुण हो, पर उसको अगर हम पैसे में नहीं मेजरमेंट कर सकते तो उसको ट्रांजेक्शन हम अपनी अकाउंटिंग बैलेंस शीट में या अकाउंटिंग प्रक्रिया में उसको हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता, कर्मचारी कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी स्किल रूप से एक्सपर्ट हो, कितना भी अच्छा कुशल रूप से कार्य करता हो, संचालित करता हो, पर जब तक उसका हम मेजरमेंट मनी के रूप में नहीं कर सकते, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम अपने अकाउंट में, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आता है समय। व्यवसाय की नीतियों का लेखांकन नहीं किया जाएगा। व्यवसाय की जो भी पॉलिसी हैं, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन डिसीजन को यदि हम मेजरमेंट मनी के रूप में नहीं मेजरमेंट कर सकते तो उन ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कौन सी अवधारणा कहती है, कौन सा कंसेप्ट कहता है? मुद्रा मापन की अवधारणा, मॉनेटरी मेजरमेंट कंसेप्ट कहती है दोस्तों। जैसे कि सपोज दैट देख सकते हैं दोस्तों कि पूंजी बराबर क्या होता है? संपत्ति माइनस वह दायित्व होता है। क्या क्या होता है दोस्तों? पूंजी बराबर जो होता है हमारा, संपत्ति से अगर माइनस कर देंगे वह दायित्व को तो हमारी पूंजी निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है दोस्तों? पूंजी निकल के आएगी। यदि हम संपत्ति और वह दायित्व को दोनों को ऐड कर दें, यदि हम पूंजी और वह दायित्व को ऐड कर दे तो हमारी टोटल संपत्ति निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है? टोटल संपत्ति दोस्तों निकल के आती है। यदि हम संपत्ति से पूंजी माइनस करते हैं, यदि हम संपत्ति से पूंजी अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? दायित्व निकल के आता है। ये कौन सी कंसेप्ट पर डिपेंड करती है? मुद्रा मापन की कंसेप्ट, जिसको हम मुद्रा मापन की एक शब्द में, अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं कि एक शब्द में इसका अर्थ बताएं तो इसका मतलब एक ही अर्थ में, जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे उसको सिर्फ मुद्रा के रूप में यदि हम माप सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, तो हम ही उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये कहने का मतलब होता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कंसेप्ट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोइंग कंसेप्ट बोलते हैं दोस्तों। ये जो अवधारणा होती है, निरंतरता की अवधारणा होती है, ये मान के चलती है कि जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए कर रहे हैं, ना कि एक दिन के लिए, एक साल के लिए कर रहे हैं। लंबे समय तक, दीर्घकालीन तक चलता रहेगा। जो भी हम संपत्ति, एसेट्स, जो भी फर्नीचर आदि, जो भी चीज़ें, बिल्डिंग आदि तैयार करते हैं, वो एक लंबे समय तक मान करके हम व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए उसको क्या करते हैं? दीर्घकालीन तक उसका हम लाभ उठा सकें, इस पर्पज से हम जो इसका बुक ऑफ अकाउंटिंग तैयार करते हैं। ये निरंतरता की अवधारणा ये कहती है दोस्तों। निरंतरता की अवधारणा स्थायी संपत्तियों को जो हम क्रैक किया जाता है वो निरंतरता के अभाव में, दीर्घकालीन उद्देश्य के अभाव में, अगर दीर्घकालीन हमारा उद्देश्य नहीं है, अगर हम दीर्घकालीन हमारा उद्देश्य पर्पज नहीं है, तो हम ऐसे संपत्तियों को सिर्फ किराए के रूप में ले सकते हैं, उसको हम किराए के रूप में ही मान सकते हैं। जैसे कि इसका एक अपवाद है जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है, और आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी में, एलटी ग्रेड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो होता है वो निरंतरता अवधारणा का जो है उल्लंघन करता है। वो निरंतर अवधारणा के उल्लंघन का मतलब एक अपवाद है। तो दोस्तों इसको ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो नेक्स्ट कंसेप्ट है लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट। क्या दोस्तों? कॉस्ट कंसेप्ट। यहाँ पर कॉस्ट कंसेप्ट कहने का मतलब ये है कि जो भी हम कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा निकालना चाहते हैं उसको किस बेस पर हमको निकालना है। जो इसे मान लीजिए सपोज दैट कि हमने एक साल का अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं, एक साल का अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं तो उसमें हम जो है मान लीजिए 1 लाख रुपए की संपत्ति परचेज करते हैं, उसको लाने में हमारा 10,000 रुपये खर्चा हो गया। हमने उसको 1 साल इस्तेमाल कर लिया, 1 साल इस्तेमाल करने के बाद उसमें 10,000 का डेप्रिसिएशन निकल गया, तो हमारी वास्तव में टोटल संपत्ति की जो वैल्यू है वो क्या है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जो हम खरीदे, जितने में 1 लाख का खरीदे और एक 10,000 रुपये हमको लाने में उसमें लग गया, तो 1,10,000 रुपये हमारा टोटल इन्वेस्ट हुआ। अगर उसमें हम डेप्रिसिएशन घटा दें 10,000 रुपये जो 1 साल हमने यूज कर लिया, तो हमारी वास्तविक संपत्ति की कितनी लागत बची? 1 लाख रुपये बची। तो हम इसको यहाँ पर ये दिखाने का कोशिश करते हैं, लागत कंसेप्ट में यही चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों, मैंने लिखा है लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट, संपत्तियों को उनकी प्राप्ति मूल्य पर,
जो भी हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम परचेज करते हैं, प्राप्त मूल्य, क्रय मूल्य, इसका देखिए दूसरा शब्द भी आता है, क्रय मूल्य भी आता है, या हम इसको ऐतिहासिक मूल्य कहते हैं। ऐतिहासिक मूल्य का मतलब जब हम खरीदे थे संपत्ति का उस समय का मूल्य, उसको ऐतिहासिक मूल्य कहते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस एसेट्स ऑफ वैल्यू, बैलेंस जो है एसेट्स ऑफ वैल्यू, इसको भी बोलते हैं इंग्लिश में। फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसमें ऐड करते हैं क्रय मूल्य, जितने को, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया कि 1 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी तो 1 लाख रुपए उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। फिर इसके बाद क्रय करने में जो हमें अपने सेटअप पे लाने में उसका जो खर्चा हुआ, मान लीजिए 10,000 हुआ तो क्रय पर खर्च जो हम उसको लाने में खर्च किया। फिर इसके बाद हम उसका डेप्रिसिएशन घटा देंगे दोस्तों, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ऐतिहासिक मूल्य वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्रय मूल्य वैल्यू निकल के आ जाएगी, या संपत्ति को उनकी प्राप्ति मूल्य हम वास्तव में निकाल पाएंगे। ये कंसेप्ट लागत अवधारणा यही कहती है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो अवधारणा है दोस्तों वो लेखांकन अवधि अवधारणा। क्या दोस्तों है, लेखांकन अवधि अवधारणा है। लेखांकन अवधि अवधारणा ये कहती है कि कोई भी हम लेखांकन का जो एक पीरियड है भारत में पहले प्रचलन पुराने टाइम पे, या जो आज से 20 से 50 साल पहले जो हमारे पूर्वज व्यवसाय करते थे, वो अलग अलग अपना व्यवसाय का रिकॉर्डिंग की पद्धति अपनाते थे। ये तो वो एकरा लेखा प्रणाली प्रयोग करते थे या दोहरा लेखा प्रणाली करते थे, ज़्यादातर भारतीय बही खाता प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। तो वो विशेषतर अपना जो लेखांकन का पीरियड रखते थे वो अपना किसी न किसी त्यौहार बेस पर करते थे। जैसे कि मान लीजिए दीपावली से स्टार्ट किए तो नेक्स्ट अगले दीपावली तक, या जनवरी से स्टार्ट किए तो नेक्स्ट दिसंबर तक का इस्तेमाल करते थे। अभी व्यवसाय में ज़्यादातर लोग कैलेंडर ईयर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर। पर जो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए, अकाउंटिंग बेस के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो अकाउंटिंग बेस के हिसाब से अगर देखें तो अकाउंटिंग बेस के हिसाब से 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। तो वही ये कंसेप्ट कहती है दोस्तों, लेखांकन जो अवधि अवधारणा है उसको ये कहती है कि जो अंतिम खाते या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हम अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं उसमें 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक बनाए जाते हैं। ये कंसेप्ट को ध्यान में रख करके ही हम अकाउंटिंग पीरियड तैयार करते हैं। तो ये हो गई दोस्तों लेखांकन अवधि अवधारणा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों द्विपक्षीय अवधारणा, बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि द्विपक्षीय अवधारणा क्या है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी हम लेन देन करते हैं, हम लेन देन करने के हमारे अकाउंट के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं दोस्तों, 2 पक्षों को प्रभावित करती है। एक को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं। दोनों पक्षों को प्रभावित करता है डबल एंट्री सिस्टम में। जैसे कि यहाँ पर दिखा, प्रत्येक लेन देन के दो पक्षों को प्रभावित करता है। एक पक्ष क्या होता है, डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्या करते हैं दोस्तों, उसको क्रेडिट करते हैं। समान रूप से एक दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि सपोर्ट दैट दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, संपत्ति है तो संपत्ति के बराबर हम क्या करेंगे, पूंजी प्लस दायित्व। अगर हम लायबिलिटीज को दिखाएंगे तो संपत्ति में भी एसेट्स को भी हम शो करेंगे। ये चीजें हमें डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है आगम मानता या हिंदी में इसको असूली अवधारणा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको दोस्तों बोला जाता है रेवेन्यू रिकग्नाइज कंसेप्ट। रेवेन्यू कब हमको जनरेट होगा, हम उसको कब अपना जनरेट माना जाएगा, ये कंसेप्ट हमको ये सिखाती है कि कोई भी हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमारा ट्रांजैक्शन हो गया, अभी हमारे पास कैश आया नहीं और व्यवसाय में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं रिकॉर्ड सकते, या लीगली रूप से हमको जब तक लीगली रूप से हमारे पास चेक या हुंडी या प्रतिज्ञा पर जैसे जो व्यवसाय में चलन में रहते थे वो तब जब तक ना रिसीव हो जाए तब तक हम व्यवसाय का वास्तविक ट्रांजैक्शन उसको मान करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये हमको ये कंसेप्ट बताती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आगम मानता वसूली जो होती है प्रविष्ट तभी की जाएगी जब आगम वास्तविक रूप से या तो प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, वास्तविक रूप से यदि प्राप्त हो जाए दोस्तों रोकड़ के रूप में, या विधि सम्मत का मतलब विधि के अनुसार कानूनी रूप से लीगली रूप से आपको समान अधिकार प्राप्त हो जाए, उसको प्राप्त करने का आपको समान अधिकार उसको प्राप्त हो जाए, तब हम इसको का नाम से प्राप्त माना जाएगा। आगम मानता है वसूली की अवधारणा कंसेप्ट यही कहती है। इसका एक अपवाद बहुत है दोस्तों। एक इसका अपवाद ये है कि जो किराया क्रय पद्धति होती है, हायर परचेज सिस्टम होता है, वो इसका अपवाद होता है। ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में पूछी जाती है। किराया क्रय पद्धति जो हम अपनाते हैं वो इसका एक अपवाद है, वो ये सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिलान अवधारणा।
क्या दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मिलान अवधारणा। इसको मैचिंग कंसेप्ट बोला जाता है इंग्लिश में। मैचिंग कंसेप्ट इसको बोला जाता है कि एक अवधि के पीरियड में जो आय व्यय रेवेन्यू जनरेट होते हैं उनको हम किस प्रकार से मैचिंग करते हैं, उनको कैसे कम्बिनेशन करके उनको कब कब रिकॉर्ड करना है, किन ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड नहीं करना, ये चीज़ें हमको दिखाता है। तो आइए इसको समझते हैं। मिलान अवधारणा एक अवधि विशेष में जो आय होते हैं, जो व्यय का मिलान कर लाभ हानि की गणना करते हैं, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो उसका एक टाइमिंग पीरियड को ध्यान में रख करके हम जो मिलान जो ट्रांजेक्शन में होंगे उसको हम सब क्या करते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग हो गया, पूर्व दत्त व्यय हो गए, या कारण से हमने किसी का आउटस्टैंडिंग कमीशन दिया या सैलरी दिया, तो ये सारी ट्रांजेक्शन को ध्यान में रख करके हम आगे क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं दोस्तों। तो ये अवधारणा हमको ये सिखाती है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों उपार्जन की अवधारणा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्चुअल कंसेप्ट इसको बोलते हैं। लेखांकन के समय इसमें लिखा लेखांकन उपार्जन के समय किया जाता है, न कि वास्तविक मजदूरी विनिमय के रूप में हमको प्राप्त हो जाए। जैसे कि सपोज दैट हम जैसे कि उधार क्रय या विक्रय या बकाया आय व्यय का चालू वर्ष में मान करके उसको हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें उपार्जन अवधारणा पर डिपेंड करती है। तो ये ध्यान में रख करके हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है दोस्तों, वस्तुनिष्ठता की अवधारणा, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट इसको बोला जाता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहती है दोस्तों, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहती है कि किसी भी लेखांकन का प्रभावशील व्यक्ति लेखांकन में किसी भी प्रभावशील व्यक्ति के साथ प्रभावित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई मैनेजर है, कर्मचारी जो अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन है लेखांकन करता है, मैनेजर के कहे के अनुसार वो लेखांकन कर देता है, या ऑडिटिंग करने वाला आकेक्षण व्यक्ति आता है, वो आपस में मिल करके कुछ हेरा फेरी कर देता है। तो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है, वस्तुनिष्ठता की ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि जब तक आपके पास साक्ष्य ना हो, साक्ष्य होने के बाद ही आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहने का तात्पर्य यही होता है कि जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं होंगे तब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेखांकन किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब रिकॉर्ड किए गए लेन देनों को स्रोत प्रलेख हो। क्या हो दोस्तों, देख सकते हैं, स्रोत प्रलेख हो, प्रमाणकों से सत्यापित किया जा सकता है। जब तक हम उन ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करेंगे या किसी प्रकार का हम ट्रांजैक्शनों का प्रभावित नहीं करेंगे किसी इंडिविजुअल पर्सन को ध्यान में रख करके, जब तक उसको हमारा पास क्या ना हो, सोर्स ट्रांजैक्शन ना हो। जैसे कि हम क्या करते हैं तो डेबिट नोट या कैश मेमो जो भी है या बीजेक है, ये सारी चीज़ें जब तक हमारे पास ट्रांजैक्शन एक मजबूत सोर्सेज ना होगा, डॉक्यूमेंट्स ना होगा, उसके माध्यम से ही हम उसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तभी वो वास्तविक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ये कंसेप्ट कहती है, वस्तुनिष्ठता की कंसेप्ट कहती है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा क्या कहती है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। क्या बोला जाता है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट इसको बोला जाता है। इसमें आवश्यक सूचना को वित्तीय गुणों में शामिल करना चाहिए जिसमें व्यापार की वास्तविक स्थिति के बारे में ज्ञात हो सके। चिट्ठे में जैसे कि चिट्ठे में दोस्तों, चिट्ठे में विनियोग लागत मूल्य पर या बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर या बाजार मूल्य पर, जो दोनों में से कम हो, उसी ऐसे ट्रांजैक्शन को हमको लिखना चाहिए। मान लीजिए सपोज दैट दोस्तों क्या होता है कि एक पूर्ण प्रकटीकरण की जो अवधारणा है ये कहती है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें हमें हर प्रकार के ट्रांजैक्शन को ध्यान में रख करके ही रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे सपोज दैट कि कोई ट्रांजैक्शन हमने किया, उसमें चेक अनादरण हो गया या दिवालिया हो गया जो है, तो ऐसे लेनदार को, जैसे दो दिवालिया हो गए, ऐसे को ध्यान में रख करके हमें ही सारा संपूर्ण रिकॉर्ड बुक ऑफ अकाउंटिंग में करना चाहिए। जैसे कि ये देख सकते हैं, चेक अनादरण हो गया, बिल अनादरण हो गए, देनदार क्या हो गए, दिवालिया हो गए। ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रख करके सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हमें पूर्ण प्रकटीकरण डिस्क्लोजर करना चाहिए अकाउंट का। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फॉलो होता है दोस्तों। पूर्ण प्रकटीकरण की जो अवधारणा होती है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फॉलो होता है। तो हमें सारे प्रकार के ट्रांजेक्शन को ध्यान में रख करके ही हमको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज करना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो अवधारणा आती है दोस्तों, वो आती है रूढ़िवादिता की अवधारणा। नेक्स्ट जो अवधारणा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रूढ़िवादिता की अवधारणा बोला जाता है इसको दोस्तों।
इसमें क्या होता है दोस्तों कि जितने भी संभावित हम प्रॉफिट जो हमारे अन्य होते हैं उसको तो हम ध्यान में रखते हैं, जितने भी लाभ होते हैं उसको तो हम ध्यान में रखते हैं, किंतु हम जो हानियाँ होती हैं, जो लॉसेस होने की संभावना होती है भविष्य में, उसको ध्यान में न रख करके हम ट्रांजेक्शन या रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये कंसेप्ट ये कहती है कि जो भी हम भविष्य में हमें हानियाँ होने की संभावना या हानियाँ हो रही हैं उनको ध्यान में रख करके हम ट्रांजेक्शन करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या कहती है दोस्तों कि संभावित हानियों को आयोजन बनाना। क्या करना है दोस्तों? संभावित हानियों का आयोजन बनाना, लाभ का अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा करके न दिखाना। क्या करना? लाभ को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा करके न दिखाना। जितना वास्तविक रूप से हमारा लाभ है उतने ही हम आपको बुक ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा देना कि लायबिलिटीज कम है तो लायबिलिटीज को लायबिलिटीज ज़्यादा है तो लायबिलिटीज को कम दिखा रहे हैं, एसेट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। या एसेट्स को कम दिखा रहे हैं, लायबिलिटीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया हमको नहीं अपनाना है। रूढ़िवादिता की अवधारणा ये कहती है। रूढ़िवादिता की अवधारणा ये कहती है कि स्टॉक का जो मूल्यांकन है लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। इसको दोनों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। लागत मूल्य का जो स्टॉक का मूल्यांकन है, लागत मूल्य बाजार मूल्य दोनों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। जैसे कि डूबत ऋण का आयोजन है, अभी हमको जैसे कि हमको पता है कि डूबत ऋण होने की संभावना है, इतनी सारे हमको लॉसेस हैं, तो डूबत ऋण के लिए हमको अलग से एक रिजर्व रूप में फंड क्रिएट करके रख लेना चाहिए। ये क्या कहती है? रूढ़िवादिता की अवधारणा कहती है। जैसे बट्टे का आयोजन, जो भी हम बट्टे या डिस्काउंट्स देना चाहते हैं वो हमें पहले से ज्ञात है, तो उसके लिए हमको एक संचालित रिजर्व के रूप में बनाकर रख लेना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों आता है अदृश्य संपत्तियों का अपलेखन। जैसे जो अदृश्य संपत्ति हैं उनका अपलेखन से संबंधित जो रिकॉर्ड है उसको ये क्या कौन से कंसेप्ट कहती है? पूर्ण प्रकटीकरण की रूढ़िवादिता की अवधारणा कहती है। फिर जैसे गुप्त संचय का निर्माण या ऋण पत्रों का शोधन दिए जाने पर प्रीमियम, जैसे कि गुप्त संचय का हम निर्माण करते हैं या प्रीमियम पर जो है छूट देते हैं, तो ये सारे ट्रांजेक्शन हमें रूढ़िवादिता की अवधारणा सिखाती है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है दोस्तों? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें हम ट्रांजेक्शन जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर में लास्ट के, तो हम उसमें विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि लायबिलिटीज को कम दिखा करके एसेट्स को ज़्यादा दिखा दें, एसेट्स को कम दिखा कर लायबिलिटीज को ज़्यादा दिखा दें, ताकि हमारे लेनदार जो है उससे आकर्षित हो सके। हम जो है वास्तविक रूप से अकाउंट में जो चीज़ें हैं लायबिलिटीज या दायित्व उसको लायबिलिटीज या एसेट्स को नहीं दिखाते, बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं ट्रांजेक्शन को, उसको हम विंडो ऑफ ड्रेसिंग कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ये विंडो ऑफ ड्रेसिंग जो है रूढ़िवादिता अवधारणा का क्या है? एक तरीके का अपवाद है, अपवाद के रूप में देखा जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कंसेप्ट आता है एक रूपता की अवधारणा। एक रूपता की अवधारणा ये कहती है कि दोस्तों विभिन्न वर्षों में जो रिकॉर्ड करते हैं, विभिन्न वर्षों में जो सिद्धांत या रिकॉर्ड करते हैं, जो लेखांकन अकाउंटिंग पीरियड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम सपोज दैट का स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं तो लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उसको ध्यान में रख करके, या जैसे हम डेप्रिसिएशन हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन का जो एक साल पीरियड में हमने लगा लिया तो लगातार वही पीरियड के उसी बेस पर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ना कि हर साल डेप्रिसिएशन बदल देने से। अगर हर साल डेप्रिसिएशन बदलेंगे तो हमें वास्तविक रूप से हम उसका जो है मूल्यांकन, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकते व्यवसाय का, और वास्तविक रूप से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर्स है और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वास्तविक रूप से हमारी बैलेंस शीट नहीं शो कर पाएगी। तो ये चीज़ें जो एकरूपता की कंसेप्ट कहती है, समरूपता की एक कंसेप्ट जो कहती है, अवधारणा कहती है, वो ये कहती है कि हर साल अगर बहुत रेयर केस में अगर सिद्धांतों या नियमों को आपको चेंज करने की ज़रूरत हो तभी आप चेंज करें, नहीं जो सिद्धांत का आप फॉलो कर रहे हैं, जो सिद्धांत से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, जो सिद्धांत या नियम से आप जो है लिफो मेथड या पिफो मेथड से आप स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं, उसको हमें ध्यान में रख करके ही मूल्यांकन करना चाहिए, हर साल चेंज नहीं करना चाहिए। ये क्या कहती है? एक रूपता की कंसेप्ट कहती है। अगर हम ऐसा बार बार चेंज करते हैं तो वास्तविक रूप से हमको मूल्यांकन हम नहीं कर सकते, हमारे वास्तविक रूप से ट्रांजेक्शन और बैलेंस शीट का वास्तविक रूप से जानकारी नहीं परिपूर्ण हो सकती है, और हमारा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट वास्तविक रूप से नहीं दर्शाई जा सकती है और न दिखाई देगी। ये हम तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन
व्यवसाय में बुक ऑफ अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है वो हमें वास्तव रूप से तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। ये कौन सी कॉन्सेप्ट कहती है? अवधारणा, एक रूपता की अवधारणा कहती है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है लेखांकन की जो अवधारणा थी, अकाउंटिंग कंसेप्ट थी, उसको आपको आज समझाने का अपने तरीके से बेहतर कोशिश किया है। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है, जैसे कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं LT ग्रेड में, जो है 2-3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और TGT PGT एग्जाम में इसमें से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का सबसे बेस है, अकाउंटिंग की जड़ है। अगर आपको ये नहीं मालूम रहेगा तो आप आगे की प्रक्रिया नहीं कंप्लीट कर सकते। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि इसको बेहतर तरीके से पढ़ें, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बनने की हर साल एग्जाम में संभावना। आप प्रीवियस ईयर 2018 का LT ग्रेड का पेपर देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, और TGT PGT में देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं MS शुक्ला जो बुक UP बोर्ड की पहले चलती थी, मैं उसी के आधार पर ये सारा चीज़ें आपको डाटा प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूँ। उसी से मैं अभी आपको कंटिन्यू पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं LT ग्रेड या TGT PGT में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके बीच में शेयर करने का कोशिश किया हूँ दोस्तों। जितना बेहतर से बेहतर मुझसे हो सका, मैंने अपना ये सारा कंसेप्ट आपके बीच में शेयर करने का कोशिश किया। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत लगती है। तो एक लाइक आपका, अगर आप एक लाइक करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तत्पर होता हूं। तो आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और मैं वीडियो लगातार आपको LT ग्रेड TGT PGT के जैसे 1-2 चैप्टर खत्म होगा, MCQ भी मैं लेकर के आऊँगा आपको जल्दी। तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो हिंदी मीडियम हो या आपके हिंदी हो इंग्लिश हो। जो मेरी टॉपिक है मैं इंग्लिश में भी उसको बोलने का कोशिश करता हूँ, ताकि सब लोगों का कवर हो। जय हिंद दोस्तों। और